हेलो बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर अपन इकोलॉजी के अंदर चल रहे थे। उसके अंदर हम लास्ट अपना जो टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर हमको देखना है कैसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाते हैं, कैसे करते हैं। चलिएगा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने नाम लिखा है साइंटिस्ट का, चार्ल्स एल्टन। कौन से साइंटिस्ट का नाम है? चार्ल्स एल्टन। इन्होंने सबसे पहले इनको बनाया था, बोले तो इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया था, इसलिए इन्होंने इनको नाम दे दिया एल्टोनियन पिरामिड्स। कि एल्टोन जो अपने एल्टन साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में बताया तो नाम दे दिया एल्टोनियन पिरामिड्स। आज मैं जो भी डिस्कशन करूंगा पिरामिड्स के बारे में बेटा, सारी की सारी बातें होगी चार्ल्स एल्टन की बातें होगी। जो कहेंगे सिर्फ एल्टन ने जो बताया उसी के बारे में बातें करेंगे, ये अपनी कही हुई बातें नहीं है। तो हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे जैसा उन्होंने बताया है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जो भी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं उन्होंने बताया है। अगर उन्होंने कुछ गलत बताया है तो हम बोल देंगे ये उनकी क्या है, लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये गलत है, ऐसा क्यों बोला। अब उन्होंने बताया है तो हमें उसको मानना पड़ेगा, और जो गलत होगा हम बोल देंगे ये उनकी क्या है, लिमिटेशंस है। क्लियर है? बोले तो उनकी कमी है या डीमेरिट्स है। बट हमें पढ़ना है, एग्जाम में तो अपना क्वेश्चन आएगा तो हमें उसी हिसाब से देखना है। अपना टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम इकोलॉजिकल पैरामीटर लाइक नंबर, एनर्जी और बायोमास। नंबर, एनर्जी, बायोमास को लेते हुए हमको क्या करना है, ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना है, और जैसा ग्राफ जो बनेगा उसी ग्राफ को अपन बोलते हैं पिरामिड्स। तो यहाँ पे सर नाम ले रहे हो ग्राफ, फिर बोल रहे हो पिरामिड्स, तो ये यहाँ पे जो ग्राफ जो बनाए थे वो पिरामिडल शेप में आए थे, इसलिए उन्होंने उसको नाम दे दिया पिरामिड्स। जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ, मान लो तुम्हारे सामने सबसे नीचे की ओर लिखा हुआ है प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर। उसके बाद लिख दिया अपने प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टॉप कंज्यूमर। इनको एक के बाद एक अरेंज करना है, और अरेंजमेंट करने के बाद स्ट्रक्चर जो है या तो वो कुछ इस टाइप की आ सकती है, या ऐसा हो सकता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर, उनको अरेंज करें तो शेप कुछ ऐसी आ सकती है। तो है तो क्या ये पिरामिड शेप है। कैसी है? पिरामिड शेप है। इन्हीं का अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन शुरुआत करने से पहले एक बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी पिरामिड्स बना रहे हैं अपन, कि जो फूड चेन के अंदर हम या तो एनर्जी का पिरामिड बनाएंगे, नंबर का बनाएंगे, या बायोमास का बनाएंगे। सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती जो है एल्टन साहब की, वो सबसे बड़ी गलती तो यही है कि उन्होंने अपने पिरामिड्स बनाने के लिए किसको कंसीडर किया बेटा, फूड चेन को। और हमें पता है फूड चेन डजंट एग्जिस्ट इन नेचर, कि फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फिर इन्होंने फूड चेन को लेते हुए पिरामिड्स बनाए हैं। तो सबसे बड़ी कमी तो यही है। बट कोई ना, हमें तो पढ़ना है, जो उन्होंने बताया है उसके बारे में हमको स्टडी करनी है। देखिएगा एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की एक मैंने फूड चेन लिखी है बेटा, ग्रास, रैबिट, वोल्फ एंड लोयन। ग्रास, रैबिट, वोल्फ एंड लोयल, T1, T2, T3, T4 ट्रॉफिक लेवल बना चुके हैं, अच्छे से जानते हो। सबसे पहले अगर मैं नंबर की बात करूं, नंबर के हिसाब से तो ग्रासेज होगी बेटा कितनी, 1,00,000 के समथिंग मैंने ग्रास लिख दी। तो 1,00,000 ग्रास के ऊपर यहाँ पे कितना है, 100 रेबिट्स, 10 वोल्फ एंड 1 लोयन। ये ट्रॉफिक लेवल पे नंबर को बताया है कि T1 ट्रॉफिक लेवल पे जो ग्रासेज है उनका नंबर 1,00,000, T2 पे जो रेबिट्स है उनके नंबर 100 मान लिए, वोल्फ के 10 और लोयन के 1। यहाँ पे बेटा जो नंबर के पिरामिड्स है यहाँ पर 10% लो लागू मत कर देना। 10% लो लागू कब होगा बताइए फटाफट, कब होगा? दिमाग में आ गया? 10% लो लागू ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर लागू होगा, नंबर के केस में नहीं होगा। यहाँ पे 10% एनर्जी लो लागू कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या अगर इसी के अंदर अगर बताएं एनर्जी के लिए बनाए अपन, मान लो T1 के पास जो भी लाइट आई ग्रासेस के पास, उन्होंने टोटल एनर्जी बनाई 100 किलो कैलोरी। उसको खाएगा कौन? T2 ट्रॉफिक लेवल बोले तो रेबिट। उसके पास कितनी जाएगी? 10%। यस, 10 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी एंड 0.1 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर 10% लो लागू होगा। अगर बायोमास की बात करें, बायोमास बोले तो मास ऑफ लिविंग। यहाँ पे जो बायोमास हम जो लेने वाले हैं बोले तो जो वेट लेने वाले हैं बेटा, वो बायोमास यहाँ कंसिडर करना है हमें कौन सा, ड्राई वेट। कौन सा कंसीडर करना है? ड्राई वेट। सर पहली बार हमने नाम सुना बायोमास। बायोमास का मतलब बायो और मास बोले तो लिविंग का मास, लिविंग का मास। तो लिविंग का मास बेटा दो टाइप से ले सकते हैं अपन, ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, बायोमास दो टाइप से ले सकते हैं हम। हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म का फ्रेश वेट हो,
हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट हो, फ्रेश वेट और ड्राई वेट दोनों की फॉर्म में हम बायोमास को बता सकते हैं। फ्रेश वेट का मतलब क्या, मान लो तुम हो ये, अब जस्ट डायरेक्ट तुम वेइंग मशीन के ऊपर बैठ गए और जो तुम्हारा वेट आया मान लो 70 kg, ये तुम्हारा क्या है, फ्रेश वेट। और ड्राई वेट क्या होगा, ड्राई वेट होगा बेटा अगर तुम्हारा फ्रेश वेट है, फ्रेश वेट में से अगर पानी निकाल दें तो पीछे बचेगा वो ड्राई वेट। फ्रेश वेट में से ड्राई वाटर का मतलब है कि अपनी बॉडी का मोस्ट ऑफ दी पार्ट क्या होता है बेटा, वाटर होता है 70 to 80%। अगर वो निकाल देने के बाद जो पीछे बचेगा वही क्या होगा, अपना ड्राई वेट होगा। क्लियर है ना। अब सर हर ऑर्गेनिज्म को मार के निकालेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हम कुछ आइडियाज लगाएंगे, कुछ आइडिया लगाएंगे कि यहाँ अप्रोक्सीमेट इतने हैं, तो आइडिया के बेसिस पर इन चीज़ों को अपन बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं अब जाएंगे लोयन को बोलेंगे भाई ड्राई वेट निकालना है तेरा, जल्दी से आजा, तेरे को सुखाना है। बोले तो पानी निकालने का मतलब क्या है, सुखाना है, जलाना नहीं है। मतलब पानी निकालने के बाद जो वेट बचेगा वो क्या होगा बेटा, ड्राई वेट। फ्रेश वेट और ड्राई वेट के अंदर जो ड्राई वेट जो होता है बेटा वो कांस्टेंट या बोले तो लेस वेरिएबल होता है। क्या होता है, लेस वेरिएबल एज कंपेयर टू फ्रेश वेट। मान लो फ्रेश वेट तूने मॉर्निंग में किया कुछ और आया, दोपहर के अंदर कुछ खा लिया तो चेंज हो गया, इवनिंग के अंदर और कुछ खा लिया तो वेट चेंज हो जाता है। जबकि ड्राई वेट क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट या बोले तो लेस वेरिएबल रहता है। तो इकोलॉजी के अंदर जो भी स्टडी करते हैं अपन ड्राई वेट को लेते हुए ही स्टडी करेंगे। क्लियर है सब। अब लोयन का कैसे बायोमास निकालेंगे, अगर रियलिटी में हम निकालना चाहे तो भी बेटा क्या कर सकते हैं कि पूरा लोयन है उसका कोई एक टिश्यू निकाल लो, मान लो थाई मसल से, थाई से अपन निकाल लिया तो वो मरेगा नहीं, रिकवर कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने उसको पकड़ के कैच करके हमने 100 ग्राम का कोई टिश्यू ले लिया। अब इस टिश्यू को एक एपरेटस में रखना है जिसको बोलते हैं बेटा बॉम्ब कैलोरी मीटर। क्या बोलते हैं, बॉम्ब कैलोरी मीटर जो है वो क्या करता है बेटा, सुखाता है जलाता नहीं। क्या करता है, सुखाता है जलाता नहीं। बोले तो पानी निकाल देगा, बाकी सब कुछ रहेगा, पीछे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर कंप्लीट बचा हुआ रहेगा। तो 100 ग्राम के टिश्यू को अपने बॉम्ब कैलोरी मीटर में रखेंगे तो मान लो पीछे हमारे पास कितना आया, 10 ग्राम वेट बचा। 90 जो ग्राम था वो किसकी वजह से था, वाटर की वजह से था, वो उड़ गया। तो बोले तो 100 ग्राम का कितना परसेंट आया ड्राई वेट अपने पास, 10 ग्राम। तो इस ऑर्गेनिज्म का लोयन का अप्रोक्स वेट मान लो कितना है कि 200 kg है, तो उसका ड्राई वेट कितना होगा, सोच सकते हो कि 200 kg का 10% बेटा बता दोगे तुम लोग कितना, जितना 10% आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, ड्राई वेट। तो आइडिया से निकालेंगे अपन। अब ऐसा नहीं कि पूरे लोयन को बॉम्ब कैलोरी मीटर में डालेंगे उसको सुखाएंगे। अब तुम्हें बोल दे कि तुम्हारा ड्राई वेट कितना होगा, तो अप्रोक्स आइडिया लगाएंगे अपन कि टोटल वेट है उसका 70 to 80% क्या है, वाटर है। वो घटाने के बाद जो पीछे बच गया वो क्या होगा बेटा, ड्राई वेट। क्लियर है, चलिएगा। तो अगर बायोमास के अंदर एग्जाम में एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ल्स एल्टन ने जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाए थे उसके अंदर क्या कंसीडर नहीं किया, नंबर, एनर्जी, फ्रेश वेट, ड्राई वेट। तो हमें ध्यान रखना है उन्होंने फ्रेश वेट को कंसीडर नहीं किया था, उन्होंने ड्राई वेट को लिया था। अगर बात करें बायोमास अगर अपन ग्रास लैंड इकोसिस्टम के लिए, तो अगर इसका मान लो एक ग्रास लैंड इकोसिस्टम है, घास का बड़ा मैदान है, उसका ड्राई वेट टोटल आया 120 kg, तो 120 kg माना है। और जो 100 रेबिट जो अपने लिए थे उसका अप्रोक्स वेट कितना आ गया, 80 kg, T3 वोल्फ का 60 kg और T4 लोयन का 20 kg। अभी बेटा कोई दिमाग में ऐसा नहीं लगाए कि सर लोयन का तो वेट ज़्यादा होगा ना ग्रास से रेबिट से, यस होगा, बट लोयन कितना है, एक है, वोल्फ कितने हैं बेटा, बहुत सारे हैं, अप्रोक्सीमेट अपने 10 वोल्ट माने हैं। तो हम जो भी बायोमास से ड्राई वेट जो ले रहे हैं इंडिविजुअल का नहीं ले रहे, हम ट्रॉफिक लेवल का ले रहे हैं, और टॉप ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के कम होते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ जो 20 kg अपने निकाला है ये एक लोयन का, ये हो सकता है एक लोयन का, एक या हो दो हो, बट T3 के अंदर एक वोल्फ का नहीं है, वो 10 वोल्फ का है। T2 के ऊपर जो रेबिट है 100 रेबिट है उनका 80 kg है। तो इंडिविजुअल का नहीं, हमें ट्रॉफिक लेवल का ड्राई वेट लेना है। तो इसलिए अपन टॉप टू अपन ने T1 से T4 गए हैं, तो यहाँ पे ड्राई वेट क्या हुआ है, कम हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम हुए हैं। क्लियर है। तो ऐसा इस प्रकार से अपने बना दिया। अब इन्हीं को अरेंजमेंट करना है, उनको अरेंज करना है, कैसे करना है सुनिएगा। अब आते हैं अपन इकोलॉजिकल पिरामिड पर जो चार्ल्स एल्टन ने बनाए थे। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बेस पर नीचे वाले, अब जैसे एग्जांपल करेंगे तुमको अच्छे समझ में आने लग जाएगा कि बेस पर हमेशा हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज रखना है प्राइमरी प्रोड्यूसर को। चाहे ग्राफ ऐसा फर्स्ट ऐसा आए, चाहे ग्राफ ऐसा आए, कैसा भी ग्राफ आए, दोनों केस के अंदर हमें बॉटम पर सिर्फ और सिर्फ बेस पर प्राइमरी प्रोड्यूसर को ही रखना है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। अगर उनको अरेंज करते हुए जाएं, इस पिरामिड का अगर इस टाइप का पिरामिड अगर बनेगा तो इस पिरामिड को बोलेंगे अपन अपराइट पिरामिड। कैसा है ये, अपराइट पिरामिड।
और अगर इस प्रकार अरेंज करते जाए प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इन्वर्टेड पिरामिड। पहले ये फर्स्ट वाला अपराइट है तो उसका उल्टा कर दिया, वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड पिरामिड्स। अब सर ऐसे कैसे बना, ये अपराइट बना, ये इन्वर्टेड कैसे बना, इसी चीज़ का अपन अभी डिस्कशन करने वाले हैं आगे। एक एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे से तुमको समझ में आएगा। एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एनर्जी का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, या किस टाइप का, किस शेप का पिरामिड बनने वाला है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर, और पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर सबसे पहला जो अपने लिया है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ध्यान से सुनिएगा बेटा, किसको लिया है अपने, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, समझ जाओगे ना। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर अपन सबसे पहले नंबर का पिरामिड बना रहे हैं। ये फूड चेन लिखी हुई तुम्हारे सामने, जी का मतलब ग्रास, रैबिट, वोल्फ एंड लॉयन है। क्लियर है ना। मान लो कितने नंबर का पिरामिड बनाना है तो ट्रॉफिक लेवल T1 पे कितने होंगे, कितने लिख दूँ, 1,00,000 ग्रास लिख दूँ, चलो 100 रैबिट, 10 वॉल्फ एंड अप्रोक्स 1 लॉयन होगा इस फूड चेन के अंदर। अब इन्हीं को अरेंज करना है। बोलो सबसे नीचे क्या रखना है बेटा, हमें प्राइमरी प्रोड्यूसर। बोले तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कितने हैं, 10। बोले तो ये ले 1,00,000 हो गए क्या, ये बेटा, और 1,00,000 डन। और रैबिट कितने हैं, 100। ये वॉल्फ कितने हैं, 10। लॉयन कितने हैं, 1। सबसे ज़्यादा कौन है बेटा, सबसे ज़्यादा कौन है, ये कौन है प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। क्लियर है। तो ग्राफ कैसा आया, अपराइट। ये ठीक है बट सर समझ में नहीं आया यार, ऐसे कैसे बनाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा इस प्रकार से आया। करना क्या है, हमें इस प्रकार का ग्राफ नहीं बना के ग्राफ कुछ इस टाइप से बनाना है जो अभी अपन बना रहे हैं। सबसे नीचे की ओर कितने हैं बेटा, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ऐसे अपन को बनाना है। कितने हैं, 1,00,000। क्लियर है। एक कौन है बेटा, प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसके ऊपर बोलो प्राइमरी कंज्यूमर कितने हैं, 100। तो मैं लिख दूँ 100, ये लो भी 100 प्राइमरी कंज्यूमर है। इसके ऊपर 10 सेकेंडरी कंज्यूमर और 1 टॉप कंज्यूमर। ट्रॉफिक लेवल T1, T2, T3, T4 आ गया। तो ये जो पिरामिड बना है ये कैसा बना है, इन्वर्टेड है कि अपराइट है, यस अपराइट है। अब इसके अंदर तुमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अपने ग्राफ बनाया है उसके अंदर यहाँ पर ये देखो, इसका जो विड्थ है, इसके जो ये जितना ब्रॉड होगा, देखना ये जितना ब्रॉड होगा, ये किस चीज़ को बता रहा है कि इसके नंबर सबसे ज़्यादा। ये ब्रॉड, इसका ब्रॉडनेस कम तो नंबर कम, इसका और कम, और इसका सबसे कम। तो अगर अपन ग्राफ बनाना चाहे तो एक पिरामिड कैसा बनेगा अपना, कुछ इस प्रकार से पिरामिड शेप में बनेगा। इसको अपन बोलते हैं अपराइट पिरामिड। यहाँ पे हर एक जो बॉक्स देख रहा है क्या, ये देखो येलो कलर में कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। ये एक जो बॉक्स अपने मैंने बनाया है, ये एक बॉक्स रिप्रेजेंट, इस एक बॉक्स को बोलते हैं बेटा बार, ये दूसरा बार। तो बार डायग्राम में इसको अपन को रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में। और यहाँ पर बार के अंदर हमें ध्यान किस चीज़ को रखना है, इसकी बेटा विड्थ को रखना है, इसकी विड्थ को रखना है कि कितना ये विड्थ है। इस प्रकार जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा नंबर बताएगा। चलो ये बना रहा हूँ, बोले तो इसके नंबर नीचे वाले 1, ये 2, ये 3। तो 1 वाला सबसे ज़्यादा है, 2 वाला कम, फिर 3 वाला और कम है। क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी तुमको विड्थ देखनी है बेटा, थिकनेस नहीं देखनी। जैसे अगर थिकनेस की बात कर रहा हूँ, सर थिकनेस का मतलब क्या कह रहे हो आप, ये देखिए बेटा, इसके अंदर हमको इस थिकनेस को नहीं देखना, ये चाहे कितनी ही हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको इसकी विड्थ देखनी है वो कितनी है। क्लियर है ना। तो नीचे वाले का जो ये कितना ब्रॉड है, ब्रॉडनेस को देखना है, वो सबसे ज़्यादा नंबर को अपन को बताएगा। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ नंबर कैसा आएगा, अप राइट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ट्री इकोसिस्टम। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, बहुत काम की आ रही है कि ट्री इकोसिस्टम जब कभी भी आ जाए, मैं एक फूड चेन बना रहा हूँ, उसी को अपन को हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी एग्जाम में आ जाए, मे भी एग्जाम में नहीं आएगा, इतना ज़्यादा अपने दिया नहीं है, बट कुछ एक क्वेश्चन कभी पूछे गए हैं, तो इसीलिए अपन का फर्ज बनता है कि हम इस चीज़ को भी पढ़ लें। ट्री इकोसिस्टम जब भी आए तो एक ट्री है, एक पेड़ है अकेला, उसके ऊपर क्या हो सकता है, उसके ऊपर मिलेगी बेटा हमको बर्ड्स। ट्री इकोसिस्टम में क्या, ट्री, बर्ड्स, और बर्ड्स के ऊपर क्या होंगे,
पैरासाइट। बर्ड्स पे क्या है बेटा, पैरासाइट। जब भी हमें कभी फूड चेन बनानी पड़े या बोले तो इकोसिस्टम दिखाना पड़े, ट्री इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन लिखनी पड़े, ट्री इकोसिस्टम का मतलब एक ही ट्री की बात कर रहा है, तो एक ही ट्री के ऊपर अगर हम कंसीडर करेंगे फूड चेन, ट्री के ऊपर बर्ड्स, बर्ड्स के ऊपर कौन होंगे, पैरासाइट। नंबर की बात चल रही है तो ट्री कितने बेटा 1, बर्ड्स कितने करूँ बोलो 10 20 30 50, बोलो तुम जितने कितने भी सोच लो बेटा। चलो एक ट्री है तो 20 बर्ड्स कर लो, ठीक है। और पैरासाइट कितने करें एक, क्योंकि पैरासाइट तो बहुत छोटे होते हैं, तो अप्रोक्सीमेट सभी के ऊपर 1000 पैरासाइट कंसीडर कर ले अपन कि टोटल 1000 पैरासाइट है 20 की 20 बर्ड्स के ऊपर। क्लियर है। तो यहाँ पे फूड चेन कैसे बनेगी बेटा, पैरासिटिक फूड चेन अपने बनाई थी, पैरासिटिक फूड चेन। तो यहाँ पर अगर अपन पिरामिड्स बनाएंगे तो बना के देखिएगा, बोलो कितनी है। सबसे पहले नीचे क्या रखेंगे बेटा, ट्री को रखेंगे, पैरासाइट को। ऑलवेज एंड ऑलवेज प्राइमरी प्रोड्यूसर बोले तो कौन है बेटा, ट्री, ये लो पी पी। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर बोलो कौन है, 20 बर्ड्स। और उसके बाद उस पर कौन है, 1000 पैरासाइट, 1000 पैरासाइट। तो इसकी विड्थ को अपन कुछ इस टाइप से दिखाएंगे। ये टॉप बोले तो टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर। अरे क्लियर है ना। तो यहाँ पे बोलो कैसा है, ये इन्वर्टेड है कि अपराइट है, ऑलवेज इन्वर्टेड। ट्री इकोसिस्टम के अंदर बेटा अपने क्या लिखा है, नंबर की बात चल रही है, हम नंबर के पिरामिड्स पढ़ रहे हैं। नंबर के पिरामिड्स ऑलवेज कैसे आएंगे बेटा, इन्वर्टेड ही आएंगे। क्लियर है ना। तो पैरासिटिक फूड चेन हमेशा याद रखनी है, ट्री के ऊपर बर्ड्स, बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट। एक ट्री अकेला होगा, बर्ड्स 20 मान लो, 30 मान लो, 50 मान लो, और उनके ऊपर उसी हिसाब से पैरासाइट। पैरासाइट बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे स्ट्रक्चर जो इजीली अपन को दिखाई नहीं देते, तो नंबर भी क्या होते हैं उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है। तो अपन ने देख लिया ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम। नेक्स्ट आते हैं अपन एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी के अंदर आते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर अगर अपन बात करें बेटा ओशन के अंदर, तो ये ओशन की एक फूड चेन को शो किया है अपन ने, ये नीचे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश। अगर नंबर की बात कर रहे हैं तो बेटा तो इनको मान लो, जो फाइटोप्लैंक्टन्स है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है बेटा, बहुत छोटी होती है, मैं मान लूँ 5 लाख, अरे मान लूँ। जू प्लैंक्टन्स थोड़े से बड़े हैं फाइटोप्लैंक्टन से, इनके नंबर मान लूँ 3 लाख। स्मॉल फिश कंसीडर करके चल रहा हूँ मैं 8000, और लार्ज फिश कंसीडर कर रहा हूँ मैं 3। बेटा ये लार्ज फिश कौन होगी, पानी की दादी होगी, बोले तो शार्क होगी। शार्क 50-60 नहीं होगी। अब एक चीज़ दिमाग में रखना है तुमको कि मैं जो नंबर लिख रहा हूँ ये रट्टा नहीं मारना है तुम्हें बेटा, कि सर ने 5 लाख लिखे, 3 लाख लिखे, 8000 लिखे, ये मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूँ। एवरेज अपन अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन स्टडी करना चाहें, देखें, तो उनके नंबर कुछ इसी प्रकार से होंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर तो फाइटोप्लैंक्टन्स के होंगे। कॉमन सेंस है कि बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है इनकी, बहुत ज़्यादा नंबर है। फिर जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, और सबसे कम किसके होंगे, जो लार्ज फिश होगी। बोले तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो लार्ज फिश किसको कंसीडर कर रहे हैं अपन, शार्क को कंसीडर कर रहे हैं, जो कि टॉप कंज्यूमर है, जिसके नंबर सबसे कम होंगे। ऐसा नहीं कि शार्क 8,000 मिलेगी, 8,000 मिलेगी तो बेटा दूसरे ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलेंगे पानी के अंदर, क्योंकि उनका क्या बताया था कि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो टॉप कंज्यूमर होते हैं, उनका बायोटिक रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम होता है, वो बच्चे कम पैदा करते हैं, उनका जो जेस्टेशन पीरियड बोले तो बच्चे पैदा करने की जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है। तो ये अगर अपन बनाए तो पिरामिड तुम बना सकते हो। बोलो नीचे किसको रखे, ऑलवेज प्राइमरी प्रोड्यूसर को कितने बेटा 5 लाख, और उसके बाद 5 लाख के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, ये 5 लाख है बेटा, ये 3 लाख है। उसके बाद 8000 है, 8000 है, ध्यान रखना नीचे लाख है, सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके ऊपर टॉप कंज्यूमर कितने हैं 3। क्लियर है। ग्राफ कैसा आएगा बेटा, अब राइट डन, क्लियर है। चलिए बेटा अब आते हैं अपन नेक्स्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। चलो तुम्हें फॉरेस्ट के अंदर ले चलते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर कैसा बनेगा। फॉरेस्ट में क्या लिखा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। तो फॉरेस्ट का मतलब वहां पे अपने लिखा था ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन एक याद रखनी है, एक ट्री, बर्ड्स और पैरासाइट। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर कुछ भी हो सकता है बेटा, ट्री हो सकता है, ग्रास हो सकता है, हर्ब, शर्ब, ट्री, कुछ भी हो सकता है। प्राइमरी कंज्यूमर जितने भी हर्बीवोर्स होंगे सब, सेकेंडरी कंज्यूमर जो कार्निवोर्स, टॉप कंज्यूमर किसको लॉयन को कंसीडर कर लेंगे। नंबर कॉमन सेंस है, नंबर सबसे कम किसके मिलेंगे बेटा, टॉप कंज्यूमर के। तो ग्राफ कैसा आएगा बता सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैसा आएगा बेटा, अप राइट ग्राफ आएगा। डन। क्योंकि प्राइमरी प्लांट के नंबर सबसे ज़्यादा होंगे, फिर हर्बीवोर के नंबर, फिर कार्निवोर, और सबसे कम नंबर टॉप के कार्निवोर। हम नंबर के इकोसिस्टम को पढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट आ गया बेटा ट्री डोमिनेटिंग फॉरेस्ट। ट्री डोमिनेटिंग फॉरेस्ट आया है। ट्री डोमिनेटिंग फॉरेस्ट का अगर अपन देखेंगे कि कितने किस प्रकार से पिरामिड्स बनेगा। ट्री डोमिनेटिंग नाम दिया ट्री डोमिनेटिंग, तो यहाँ पे अपन को ट्री को कंसिडर करना है, ऐसा फॉरेस्ट जिसके अंदर ट्री को डोमिनेंसी है, सबसे ज़्यादा वही मिल रहे हैं, तो हम उसी को फोकस करना है, अभी दूसरे प्लांट को कंसिडर नहीं करना। और जहाँ ट्री इकोसिस्टम की फूड चेन आ जाए तो हमें लिखना है ट्रीज, बर्ड्स एंड बर्ड्स के ऊपर कौन होंगे, पैरासाइट। फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोले तो हमको कुछ इस प्रकार लेके चलना है कि सारे के सारे प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। और बट ट्री डोमिनेटिंग फॉरेस्ट आ जाए तो ट्रीज, बर्ड्स एंड पैरासाइट को कंसिडर करना है। ट्रीज कितने होंगे, 100 ट्री। कितने ट्री, अगर ट्री डोमिनेटिंग फॉरेस्ट की बात करें 100 ट्री हो सकते हैं। 100 के ऊपर अगर एक पे अपन कंसिडर कर लो अपने हिसाब से, तो लगभग अप्रोक्सीमेट 10,000 बर्ड्स कंसिडर कर लूँ मैं, और 10,000 के ऊपर चलो 1,00,000 क्या कर ले अपन पैरासाइट कंसिडर करें, तो पैरासाइट कंसिडर करेंगे तो आराम से फूड चेन बना सकते हो। नीचे ऑलवेज प्राइमरी प्रोड्यूसर कितने बेटा, 100 है। प्राइमरी प्रोड्यूसर के ऊपर 10,000 क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर बर्ड्स है, और उनके ऊपर 10 बोले तो 1,00,000 के आसपास क्या लिख दिया अपन ने, पैरासाइट लिख दिए। क्लियर है ना, तो टॉप कंज्यूमर हो जाएंगे। तो पिरामिड्स कैसा आएगा, इनवर्टेड। क्लियर है ना, तो जिस प्रकार से आए उसी प्रकार से अपन को आंसर देना है। क्लियर है, डन। चलो ये तो अपने देख लिया ट्री डोमिनेटिंग फॉरेस्ट का। अब आगे जो क्वेश्चन है अपना पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी ये सबसे अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी T1 से T2 T3 T4 हमें पता है, तो T1 से जाएगा 10%, 10% मैक्सिमम एनर्जी का लो लागू होता है। और 10% बोले तो इसके पास 100 किलो कैलोरी, तो 10 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी एंड 0.1 किलो कैलोरी, 0.1 किलो कैलोरी। बोले तो हमेशा एनर्जी क्या होगी, जब T1 से T4 की ओर जाएंगे तो एनर्जी हमेशा क्या होगी, कम। एनर्जी हमेशा कम। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी, T1 के पास। तो बता सकते हो कैसा ग्राफ आएगा, कैसा आएगा, मैं बोलूँ ऑलवेज अपराइट। और जहाँ बायोलॉजी के अंदर ऑलवेज आ जाए वो इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑलवेज बहुत ही कम यूज करते हैं बायोलॉजी के अंदर, जनरली पढ़ते हैं, बट यहाँ पर क्या है ऑलवेज कि जो एक फूड चेन के अंदर अगर अपन देखेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर जब 10% के हिसाब से होती है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास, धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाती है, 10% ही आगे ट्रांसफर हो सकती है मैक्सिमम। क्लियर है, तो एनर्जी अगर धीरे धीरे T1 से T4 की जा रहे हैं, एनर्जी कम होती जा रही है, तो एनर्जी कम हो रही है तो ऑलवेज कैसा आएगा, अपराइट। तो इस ग्राफ को बना के देख सकते हो, इसके पास 100 किलो कैलोरी है, उसके बाद 10 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 0.1 किलो कैलोरी, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऑलवेज अपराइट आएगा। क्लियर है ना, चलिएगा इसका कोई भी अब इन्वर्टेड वगैरह नहीं आने वाला। पिरामिड्स ऑफ बायोमास थर्ड टाइप का आ गया। आपने बताया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, कुछ इकोलॉजिकल पैरामीटर जैसे नंबर, एनर्जी एंड बायोमास। दो अपने पढ़ लिए, नंबर और एनर्जी के। अब अपने पास है बायोमास का। बायोमास में अगर आए तो सबसे पहले ग्रासलैंड इकोसिस्टम। एक ग्रासलैंड पूरा है इकोसिस्टम, उसका ड्राई वेट, क्योंकि बायोमास ले रहे हैं अपन, तो बायोमास के अंदर किस मास को प्रेफर करते हैं बेटा अपन, ड्राई वेट। तो अप्रोक्सीमेट अगर ग्रास का वेट, ड्राई वेट करना चाहूँ तो मैं कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट मैं कंसिडर कर रहा हूँ बेटा 120 kg। तो ग्रास से कम क्या होंगे, रेबिट का मैं कंसिडर कर रहा हूँ 80 kg। ऊपर भी एक हमने फूड चेन मानी थी। वोल्फ 60 kg और लॉयन 20 kg। क्लियर है, तो कैसा आएगा बेटा, देख सकते हो, बनाने की जरूरत है क्या, समझ जाओगे। प्राइमरी पीपी पे 120, 80, 60 और 20 कैसा आएगा, अपराइट, समझ जाओगे। तो एक लाइन लिख रहा हूँ, जहरीला है, इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑल द पिरामिड्स चाहे नंबर हो, चाहे एनर्जी हो या बायोमास, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर अपराइट। कि अपने ग्रासलैंड इकोसिस्टम के चाहे नंबर का बनाओ, चाहे एनर्जी का बनाओ, चाहे बायोमास का बनाओ, कैसा आएगा, ऑलवेज अपराइट ही आएगा। क्लियर है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जिसमें नंबर, बायोमास और एनर्जी तीनों का ग्राफ क्या आता है, अपराइट, कौन सा है वो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। क्लियर है, चलिएगा बेटा नेक्स्ट। वही बायोमास के अंदर अगर ट्री इकोसिस्टम पे आए, ट्री इकोसिस्टम आती है फूड चेन, वही ट्री, बर्ड्स एंड
पैरासाइट। बेटा हम बायोमास की बात कर रहे हैं, अगर ट्री का बायोमास कंसीडर करें तो कितना कंसीडर कर लें, 100 kg। बर्ड का बोलो, अरे बर्ड का बोलो, अरे 10 kg। अगर बेटा 100 बर्ड्स भी है, अगर तो उसका ड्राई वेट निकालेंगे तो 10 kg। बोलो पैरासाइट का कितना केजी, क्या, अरे बेटा 100 ग्राम। माइक्रोस्कोपिक, बोले माइक्रोस्कोपिक ने भी कंसीडर करें तो बहुत छोटे हैं, तो बायोमास तो बहुत कम है, नंबर बहुत ज़्यादा है। या नंबर नहीं देख रहे अपन, बायोमास देख रहे हैं, नंबर बहुत ज़्यादा है बट इनका बायोमास बहुत कम है, 100 ग्राम ही है। अरे क्लियर है क्या, या ड्राई वेट ले रहे हैं अपन, नंबर नहीं लिख रहे हैं, क्लियर है ना। नंबर तो बहुत ज़्यादा है बट बायोमास बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, पानी होता है। बनाइए बेटा 100 kg, 10 kg और 100 ग्राम। PPPCTC कैसा है बेटा, अप राइट। ध्यान रखना है बायोमास पूछा है कि नंबर का पिरामिड, क्लियर है ना। नेक्स्ट अब आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन वही फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन। SF का मतलब स्मॉल फिश, LF का मतलब लार्ज फिश। लार्ज फिश अगर ओशन की बात करें तो बेटा वो क्या होगी, शार्क, क्लियर है। तो फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक है, तो अगर बायोमास नंबर रखें, नंबर तो सबसे ज़्यादा है, नंबर का पिरामिड बनाया था, अपराइट आया था। बट बेटा बायोमास का देख रहे हैं तो इतने का बायोमास कंसिडर करें 10 kg। जू प्लैंक्टन्स थोड़े से बड़े 20 kg, स्मॉल फिश 60 kg, और जो लार्ज फिश है उनका बायोमास 100 kg। उनका बायोमास कितना, 100 kg। अरे शार्क है बेटा, ये शार्क की बात चल रही है, तो अगर 2-3 भी अगर होगी तो बायोमास बहुत ज़्यादा होगा। अब तुम बना सकते हो PP कितना 10, जू प्लैंक्टन्स 20 kg, 60 kg, और ढंग से इधर बनाते हैं साइड में बेटा। अगर देखें तो 10 kg PP, PC 20 kg, SC 60 kg, और ये 100 kg टॉप कंज्यूमर। कैसा आया, जनरली इन्वर्टेड। कैसा है बेटा, इन्वर्टेड। तुम्हें इन्वर्टेड याद ही रखना है, जनरली ही याद रखना है, ऑलवेज नहीं बोला। वहाँ पे कुछ कंडीशन में थोड़ा हो सकता है कुछ अलग शेप बने, बट तुम्हें याद रखना है कैसा है ये, जनरली इन्वर्टेड ही है, क्लियर है। चलिएगा अब कुछ स्पेशल पॉइंट है, पिरामिड्स खत्म हो चुके हैं अपने। पिरामिड्स के अंदर क्या है कि अलग से एनसीईआरटी में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी नहीं है, तो बेटा थोड़ा सा स्पीड से जल्दी मैं इस चीज़ों को आगे बढ़ा रहा हूँ, बट एग्जाम में अपने पूछी जा सकती है, क्योंकि एक डायग्राम दिया है एनसीईआरटी के अंदर छोटा सा पिरामिड का, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो बट दिया है तो वो हिंट ऐसी है कि अपने आप मास्टर बताएगा, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है। तो इतना बेसिक तुमको मैं बता रहा हूँ, इतना तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। ये भी बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है बेटा, लेकिन देखना है हमको, सीखना है, अकेला पास ही नहीं होना है, फ्यूचर के अंदर चीज़ों को समझना भी है, कैसी चीज़ें हो रही है, इसलिए अपन चीज़ों को डिस्कस भी कर रहे हैं, क्लियर है। आगे बेटा जहरीले बिंदु है, कुछ बोले तो स्पेशल पॉइंट्स है जो अभी अपने पढ़े उसी के बारे में है। अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है STSC के अंदर भी, बोर्ड के अंदर भी बेटा। मोस्ट ऑफ द पिरामिड्स आर अपराइट। अपने अभी जो पिरामिड बनाए हैं तो मोस्टली कैसे देखे अपने, मोस्ट ऑफ द पिरामिड अपराइट ही आए, कुछ इन्वर्टेड भी आए हैं। बट इन्वर्टेड किसके हो सकते हैं, ट्री इकोसिस्टम में नंबर का बनाया था, ट्री इकोसिस्टम के अंदर नंबर का, क्योंकि पैरासाइट के सबसे ज़्यादा नंबर थे तो वो कैसा था, इन्वर्टेड था। और एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर बायोमास का इन्वर्टेड आया था, क्योंकि बायोमास टॉप कंज्यूमर का सबसे ज़्यादा होता है। जनरली मोस्ट ऑफ द पिरामिड अपराइट है, बट ट्री इकोसिस्टम में नंबर का और एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का इन्वर्टेड होगा, ये हम बना के आए हैं, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वाला कतई महत्वपूर्ण, समझ सकते हो, कतई महत्वपूर्ण का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट बायोटिक पोटेंशियल। ये बेटा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है कि जो नंबर का पिरामिड होते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, बायोटिक पोटेंशियल। ये पहले भी आया था कि बायोटिक पोटेंशियल क्या है। देखना बेटा, अगर फूड चेन बनाई, ग्रास, रेबिट, वोल्फ एंड लोयन। अगर 1 लाख ग्रास कंसिडर करें नंबर के हिसाब से, ध्यान से देखना, थोड़ी सी बेटा एलर्जी हो रखी है तो थोड़ा सा कोशिश करो समझने की, हालत ख़राब है। इसको 100
इसको 10 और ये लॉइन 1। नंबर कंसिडर कर रहे हैं बेटा, हम अभी नंबर की बात कर रहे हैं। तो बता सकते हो बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक डेफिनेशन मैंने बताई भी है समझने के लिए, कि इन मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, कि अगर सब कुछ फेवरेबल है, फेवरेबल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे बेटा, कि फुल न्यूट्रिशन है, फुल स्पेस है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करके मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी प्रोजनी पैदा कर सकता है, वो उसका बायोटिक पोटेंशियल है। बोले तो कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, किस फुल स्पेस दिया जाए, फुल न्यूट्रिशन दिया जाए, जितनी ऑप्टिमम कंडीशन हो सकती है वो सब प्रोवाइड करवाई जाए, तो उस कंडीशन के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम कितने नंबर नए अपने प्रोजनी बना सकता है, वो उसका बायोटिक पोटेंशियल होगा। तो बोलिएगा बायोटिक पोटेंशियल, जिसकी प्रोजनी ज़्यादा होगी उसका बायोटिक पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है? जैसे बताइएगा सबसे ज़्यादा नंबर किसके है, ग्रासलैंड, तो ग्रास के नंबर सबसे ज़्यादा है सॉरी बेटा, ग्रास के नंबर सबसे ज्यादा है, तो मतलब इसका बायोटिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर में प्रोजनी इसके। रेबिट का 100, वोल्फ 10, लोइन 1, तो लोइन के नंबर सबसे कम है, तो मतलब इनका बायोटिक पोटेंशियल कम है। यस बेटा, जो हायर ऑर्गेनिज्म जो है, जो जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, उनका बायोटिक पोटेंशियल कम है। बोले तो एट ए टाइम वो ज़्यादा नंबर में प्रोजनी पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेबल है, उनका सर्वाइवल के चांसेस एक लोअर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने नंबर ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके नंबर थोड़े से कम बढ़ते हैं। प्रोजनी को पैदा होने में टाइम लगता है, टाइम लगता है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें, बायोटिक पोटेंशियल एट ए टाइम अगर बर्थ करता है, तो कभी भी ऐसा थोड़ी बेटा 10-12 बच्चे पैदा किए हैं किसी ने, एक टाइम में एक बच्चा पैदा होता है जनरली, कभी कभार जनरली एक ही होता है, कभी कभार 2 भी हो सकते हैं। अब बेटा कोई भी मेरे पास अखबार की कटिंग लेके नहीं आएगा कि जापान के अंदर, उधर चाइना के अंदर एक 60 साल की बुढ़िया ने 10 बच्चों को जन्म दिया। अरे ठीक है ना, कि सर ये देखो, क्लियर है? हमें जनरल केस को ध्यान में रखना है, ऐसी अखबार की पुष्टियों को लेके नहीं आना। समझ गए ना, कि जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनका बायोटिक पोटेंशियल कम है, कि एट ए टाइम वो इतने ज़्यादा नंबर प्रोजनी की पैदा नहीं कर सकते। क्लियर है? तो बायोटिक नंबर जो है, नंबर से देख के हम बता सकते हैं सबसे ज़्यादा बायोटिक पोटेंशियल किसका है। इसका बोले जो जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजनी है, मैक्सिमम नंबर प्रोजनी किसकी है बेटा, ग्रास की है, तो ग्रास का बायोटिक पोटेंशियल ज़्यादा है। सबसे कम किसका है, लोइन का है, नंबर के पिरामिड। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट का, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी किसको बताता है, प्रोडक्टिविटी को। बोले तो एनर्जी, बोले तो सनलाइट से एनर्जी आई किसके पास, प्लांट के पास। क्या किया, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हुआ, वो क्या हुआ, उनकी प्रोडक्टिविटी। उनको खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने, प्राइमरी कंज्यूमर ने प्लांट को खाया तो उनकी बॉडी के अंदर गया, नया बायोमास बना, वो उनकी क्या है, प्रोडक्टिविटी। उसको खाया तो अपने सेकेंडरी कंज्यूमर ने, उसकी बॉडी में गया, उसकी बॉडी के अंदर नया बायोमास बना, वो उसकी प्रोडक्टिविटी। समझ रहे हो ना? तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोडक्टिविटी को। क्लियर है? बोले तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होगी, प्लांट की होगी कि नहीं होगी, कि प्लांट जितनी भी मैक्सिमम सबसे ज़्यादा क्या की एनर्जी का प्रोडक्शन किया है। पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप को। एक नाम आ गया सर, स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल। ऐसी कौन सी फसल है जो खड़ी होती है, देखते बेटा। फिर बायोमास का पिरामिड किसको बताएगा, स्टैंडिंग क्रॉप को। चलो आ गया, स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम के अंदर, बोले तो देखना बेटा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के अंदर जो टोटल लिविंग मैटर, लिविंग 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 क्या बोला बेटा, लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल है, लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो उस एरिया की स्टैंडिंग क्रॉप है। लिविंग का मतलब लिविंग भी, मान लो अब अपनी क्लास में अगर तुम बैठे हो तो मान लो 50 बच्चे हो, तो क्या है, लिविंग ही हो, सबके सब लिविंग है बेटा, कोई नॉन लिविंग भी है। अरे ऐसा नहीं कि बेटा सो रहे हो सर, सो रहे हो तो हमें कंसिडर नहीं करोगे, करेंगे बेटा। कितने हो तुम, 50 हो, 50 लिविंग है, 50 लिविंग है, तो अपनी क्लास की स्टैंडिंग क्रॉप कितनी होगी बेटा, 50 हो गई। क्लियर है? तो स्टैंडिंग क्रॉप को नंबर में बता सकते हैं और मास के अंदर भी। नंबर मतलब गिन लिए कितने हैं, 50 है। क्लियर है? मास में हर एक का वेट करो, टोटल वेट निकालो, बता देंगे कि इस क्लास का ये स्टैंडिंग क्रॉप है। तो बायोमास, बायोमास लिविंग का मास किस चीज़ को बताता है, अपने स्टैंडिंग क्रॉप को, एनर्जी, प्रोडक्टिविटी को, नंबर, बायोटिक पोटेंशियल को। तीनों के तीनों अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्लियर है ना बेटा? चलिएगा, और ये तो मुझे लगता है पक्का क्वेश्चन आने बिल्कुल भी हल्के में ना ले बेटा जी,
ध्यान से पक्का क्वेश्चन मान के चलो, मुझे लगता है कि क्वेश्चन आना चाहिए, चाहे बेटा अपना सीबीएसई बोर्ड ही क्यों ना हो, और एसटीएससी के अंदर तो फिर तो बनता ही है। अरे क्लियर है ना, ये 2022 से चल रही है बेटा, 2022 के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायो मैग्निफिकेशन। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, मजा आना चाहिए, ठीक है। बहुत शानदार टॉपिक है, 1 मिनट का काम है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करके आना है, ढंग से याद कर लेना, चाहे बोर्ड हो या अपने एसटीएससी का एग्जाम हो। एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया है, बट हम इसको समझाएंगे कि मतलब इसका है क्या। क्लियर है, मैंने डेफिनेशन लिख दी है, डेफिनेशन फटाफट पढ़ देता हूँ, जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। The increasing concentration of a substance such as toxic chemical, pesticide such as DDT, heavy metal, heavy metals such as mercury and cadmium in the tissue of organism at successively higher level in a food chain। एक फूड चेन के अंदर जैसे लेवल T1, T2, T3, T4 की ओर जा रहे हैं, इन केमिकल की कंसंट्रेशन का बढ़ना ऑर्गेनिज्म के टिश्यू के अंदर। DDT क्या होती है बेटा, नाम आया DDT, बताना तुम लोग, पता करना कि डीडीटी क्या होती है, क्या घरों में कभी यूज करते हैं हम डीडीटी, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि है क्या ये, ध्यान से सुनिएगा बेटा। पहले मैं बात कर लूँ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब तुमने सुना है, सिर्फ मैं पेस्टिसाइड का ही जिक्र कर लूँ। पेस्टिसाइड का कर लूँ, मरकरी का कर लूँ, या कैडमियम का कर लूँ। ये जो केमिकल है बेटा, ये केमिकल ध्यान से सुनिएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है। बोले तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो डिग्रेड नहीं होते, जो ब्रेक नहीं होते हैं, जो ब्रेक नहीं होते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज़ है बेटा। ये जो केमिकल जो है, जो पेस्टिसाइड वगैरह है, ना तो ये लिविंग के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, ना ही ये एक्सक्रीट होते हैं। ये 2 वर्ड याद रखने हैं। ना तो अपनी बॉडी में जाने के बाद ये डाइजेस्ट होते हैं, कोई भी एंजाइम इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ना ही इनको कोई एक्सक्रीट कर सकता है। ये बोले तो बेटा लिपिड सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं। बोले तो लिपो सोल्यूबल है, सेल के अंदर इजीली एंटर कर जाते हैं और स्टोर होते हैं। ध्यान से, ना तो डाइजेस्ट हो सकते, ना एक्सक्रीट हो सकते, लिपो सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस है। कोई भी ऑर्गेनिज्म इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, कोई भी एंजाइम इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता हमारी बॉडी में, ना ही हमारी बॉडी में वो एक्सक्रीट हो पाएंगे। जनरल सर्कुलेशन से यूरिन के थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होंगे। और वो लिपिड सोल्यूबल है, जो भी बॉडी में गए हमेशा स्टोर ही रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, स्टोर ही रहेगा। तो अब फिर इसका क्या होगा सर, देखते हैं इसका क्या होगा, क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन। अगर मान लो मैं एक तुमको फूड चेन के बारे में बताना चाहूँ कि किस प्रकार से हम फूड चेन को बना सकते हैं, ध्यान से देखना। हम तुमको ले चलते हैं एक नदी के किनारे, कि सर नदी के किनारे क्या होगा, देखते हैं किस प्रकार से अपने ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, कैसे इनकी कंसंट्रेशन बेटा एक लेवल से दूसरे लेवल पर बढ़ती जाएगी। क्लियर है ना, चलो देखना। ये लो एक लेक के किनारे ले आए तुझे बेटा, पानी है यहाँ, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तुम तो ये डायग्राम बना के आना है, बोर्ड का एग्जाम हो या किसका ही हो, अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम, ध्यान से समझना। अगर ये बेटा लेक बनाई है तो यहाँ की फूड चेन बना सकते हो क्या, यस, फाइटो प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश। तुम्हें तो क्या बनाना है बेटा, यहाँ पे पूरा नाम लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्लियर है ना, चलिएगा। मान लो यहाँ पर पास में ही क्या बेटा, एक खेत है बेटा। यहाँ खेत के अंदर कुछ और न समझे, खेत के अंदर किसान ने छिड़की है डीडीटी। अब डीडीटी तुम्हारा होमवर्क है, मुझे बताना कि ये डीडीटी क्या है। अगर नहीं पता चले तो बेटा फिर मेरे से आके पूछना ये डीडीटी क्या है। डीडीटी किसान खेत में छिड़की, और जैसे ही आई बेटा रेनफॉल, बारिश, किसान आसपास अपन फुल फेवरेबल कंडीशन लेके चल रहे हैं कि कैसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। कोई बच्चा आके ये नहीं बोलेगा सर उसके लेक के किनारे अगर खेत नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ बेटा, क्या कर सकते हैं। बट इन जनरल अपन चीज़ें देख रहे हैं किस प्रकार से बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है। क्लियर है, तो आसपास में खेत था, वहाँ पे डीडीटी छिड़का, रेनफॉल हुई, रेनफॉल के साथ डीडीटी कहाँ आ गया बेटा, पानी के अंदर। कहाँ आ गया, इस लेक के पानी के अंदर। लेक के पानी के अंदर अगर कंसिडर करें इसकी कंसंट्रेशन बेटा, कंसंट्रेशन तुम्हें याद नहीं रखनी, या रख पाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा। 0.003 ppb पार्ट्स पर
बिलियन। ये केमिस्ट्री के अंदर तुम पढ़ते हो पार्ट्स पर मिलियन, जैसे मोल पर लीटर पढ़ते हैं अपन, पर के वो जैसे अपन किलोग्राम पढ़ते हैं, यूनिट पढ़ते हैं, उसी प्रकार की कंसंट्रेशन की यूनिट है। जैसे कंसंट्रेशन को अपन मोल पर लीटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर केजी, मोलैलिटी होती है, मोलैरिटी होती है, इसे नाम सुने हैं क्या? तो बोले तो इनकी वाटर के अंदर कंसंट्रेशन को बता रहा है 0.003 पार्ट्स पर बिलियन। यहाँ से वाटर को यूज किया किसने? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। यूज तो करेंगे तो वो किनकी बॉडी में चले जाएगी? डीटीटी बता, फाइटोप्लैंक्टॉन्स की बॉडी के अंदर। और उनकी बॉडी के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बना रहा हूँ मैं 0.003 ppm पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पी दी, बोले पार्ट्स पर बिलियन थी, यहाँ कितनी आ गई? पार्ट्स पर मिलियन। बोले तो बढ़ चुकी है बेटा, क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। पार्ट्स पर बिलियन ज़्यादा है कि कम? पार्ट्स पर मिलियन ज़्यादा है। अरे समझ रहे हो क्या? मिलियन और बिलियन समझ जाओगे। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन 0.003 ppm पार्ट्स पर मिलियन हो चुकी है। इसके बाद इनकी बॉडी के अंदर जो कंसंट्रेशन गई है, फाइटोप्लैंक्टन को यूज किया जूप्लैंक्टन से, तो वहाँ कंसंट्रेशन बढ़ी 0.04 ppm। क्लियर है? इसको यूज किया स्मॉल फिश ने खाया तो उनकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन होगी 0.5 ppm। और यहाँ जब आई तो यहाँ कंसंट्रेशन होगी 2 ppm। क्लियर है? और अब लार्ज फिश उड़ बैठी थी, इधर से कोई बर्ड्स आया बेटा, कोई बर्ड्स को खा, बर्ड्स ने निपटा दिया लार्ज फिश को। और बर्ड्स के अंदर जब कंसंट्रेशन अगर देखें तो वो हो जाती है बेटा 25 ppm। कितनी हो जाती है? 25 ppm। तो अगर एक ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें, बेटा रुक जाओ, सुनते जाओ, चीज़ों को समझ में आएगी चीज़ें। इसकी सर कैसे बढ़ रही है समझ में नहीं आ रहा, कैसे आप बढ़ाते जा रहे हो? बढ़ाएंगे बेटा, क्यों बढ़ रहे हैं सुनिएगा। जैसे ट्रॉफिक लेवल T1, T2, T3, T4 पे जा रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि इनकी कंसंट्रेशन जो है DDT की कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा? बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और हायर ट्रॉफिक लेवल अगर सबसे हायर पे अब कौन है बेटा? यहाँ पे बर्ड्स के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है? सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन ज़्यादा हो चुकी है, इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। इसी को क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब समझते हो ना? बढ़ना। रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा होगा मैग्निफिकेशन पावर, पढ़ा है क्या? बायो मतलब लिविंग के अंदर मैग्निफिकेशन होना, चीज़ों का बढ़ना। हाँ सर बायो मैग्निफिकेशन बढ़ गया सर, समझ गए बायो मैग्निफिकेशन। अरे रुको जरा, सब्र करो, अभी भी तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन है उसका डाउट क्लियर नहीं हुआ। चलो सुनने, तो सर ये बढ़ी क्यों है? क्वेश्चन आया कि चलो एक ट्रॉफिक लेवल T1 से T4 ऊपर बर्ड्स आ गया, T5 तक गए हैं, कंसंट्रेशन बढ़ी है, बढ़ी क्यों है? ऐसा कैसे क्या हुआ कि बायोमैग्निफिकेशन हुआ है? सुनिएगा, क्यों बढ़ी है? दिमाग में क्वेश्चन है कि नहीं तुम्हारे? ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए बेटा, यही जो क्वेश्चन है हमारे दिमाग में आने चाहिए। कभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन ऐसा नहीं आना सर हम पैदा ही क्यों हुए, ऐसे क्वेश्चन नहीं, ऐसा क्वेश्चन लो ये बड़ी किस वजह से, कोई ना कोई रीजन होगा। यस बेटा रीजन है, बता सकते हो मेरे को? फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, इनके कंपैरिजन में लाइफ स्पान सबसे ज्यादा किसका है? ध्यान से लिख लेना कि इस साइड के अंदर मैं सिर्फ बोल रहा हूं बेटा, दिख नहीं रहा तुम्हें, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, सुनना। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन के कंपैरिजन और आगे बर्ड्स की बात करें, लाइफ स्पैन ज्यादा किसका है? ज्यादा जिंदगी जीता कौन है? बोले तो लाइफ स्पैन का मतलब समझते हो ना, कितने दिन उनकी लाइफ है, कब तक वो जिंदा रहते हैं, 1 साल 2 साल 2 दिन 5 दिन। तो फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक है, तो बोले लाइफ स्पान तो बहुत ही छोटा है, मिनट मान लो, घंटे मान लो, कुछ इसी प्रकार से लाइफ स्पान है इनका। बर्ड्स हो सकता है ईयर्स के अंदर 1 साल 2 साल 5 साल। जैसे पैरट्स की अगर बात करें तो बेटा 140 साल भी हो सकती है उनकी एज, हो सकती है लाइफ स्पान। तो बेटा जो बर्ड्स का लाइफ स्पान ज़्यादा है, टॉप कंज्यूमर है, उनका लाइफ स्पान क्या होता है? ज़्यादा। तो टॉप कंज्यूमर लाइफ स्पान ज़्यादा है तो वो ज़िंदगी में कम खाता है कि ज़्यादा? अरे हर रोज़ खाना पड़ता है, सुबह दोपहर शाम हर टाइम खाना पड़ता है। जितनी बार ज़्यादा खाएगा ये उसकी बॉडी के अंदर जाता जाएगा। और ऊपर अपने लिखा, क्या बताइए बेटा, ये बॉडी से क्या डाइजेस्ट होते हैं बॉडी में? नो सर। एक्सक्रीट होते हैं? नो सर। लिपिड सोल्यूबल है। और बॉडी के अंदर क्या होते रहते हैं? एक्यूमुलेट इन बॉडी के अंदर क्या होते जाएंगे? एक्यूमुलेट होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। ना तो बॉडी डाइजेस्ट कर पा रही है, ना ही एक्सक्रीट कर रही है, बॉडी के अंदर वो बढ़ते जा रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ, बढ़ते जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। उसकी वजह से हार्मफुल इम्पैक्ट्स आएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि बायो मैग्निफिकेशन है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लेवल किसके अंदर होगा? सबसे ज़्यादा उसका मैग्निफिकेशन या उसके अमाउंट सबसे ज़्यादा किस में मिलेगी बेटा? हायर
ट्रॉफिक लेवल में। बायोमैग्निफिकेशन सबसे हायर ट्रॉफिक लेवल जो होगा, हायर ट्रॉफिक लेवल, उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। क्यों होगी, समझ में आया? क्योंकि ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है, उनका लाइफ स्पैन बड़ा है, जिंदगी भर ज़्यादा खाते हैं, बॉडी में ना तो डाइजेस्ट हो रहा है ना बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, तो बॉडी के अंदर जमा होता जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, बायो मैग्निफिकेशन। इसी प्रकार सर बर्ड्स का एग्जांपल लिया, ह्यूमन का ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। लेकिन अगर फिशेज को डेली खा रहा है कौन, ह्यूमन, अगर ह्यूमन खाता जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर पेस्टिसाइड जाता, डीडीटी जाता जाएगा, जमा होता रहेगा, एक्सक्रीट हो नहीं रहा है, उस वजह से बढ़ती जाएगी, कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगी और आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है। मरकरी हुआ, कैडमियम हुआ, जो ओशनिक फूड खा रहे हैं उनके अंदर अगर फिशेज के अंदर अगर मरकरी कैडमियम ज़्यादा हो गया तो बॉडी के अंदर बढ़ सकते हैं, सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा या मैंने कभी क्लास में डिस्कशन किया होगा बेटा, पेस्टिसाइड का इतना ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है। जैसे पंजाब साइड के अंदर तुम लोगों ने कभी सुना होगा, इधर खेती ज़्यादा होती है, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, गेहूँ का प्रोडक्शन ज़्यादा, वहाँ पे पेस्टिसाइड का यूज़ भी ज़्यादा किया जाता है। क्यों वो पर्सन पेस्टिसाइड का यूज़ किया क्रॉप के अंदर, तो उन फसल के साथ साथ, वो सीड के साथ साथ, उन जो फसल के साथ साथ अपने फूड के अंदर भी ट्रांसफर हुई है, और जब हम खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर भी जा रही है, बट वो डाइजेस्ट और एक्सक्रीट नहीं हो रही है, बॉडी में जमा होती जा रही है। उस वजह से सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट मिल रहे हैं बेटा पंजाब के अंदर। और पंजाब से बीकानेर एक ट्रेन चलती है, उसी का नाम भी रख दिया है कैंसर ट्रेन। वो पेस्टिसाइड के पोल्यूशन की वजह से ही रखा है, पेस्टिसाइड के पोल्यूशन की वजह से ही रखा है, जो कि हार्मफुल इम्पैक्ट आ रहे हैं। क्लियर है? ये था बायोमैग्निफिकेशन। अब बायोमैग्निफिकेशन के अंदर डायग्राम बनाना, उस चीज़ को बताना। एसटीसी में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बायोमैग्निफिकेशन में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन उसकी किसके अंदर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी पेस्टिसाइड की, किसके अंदर, हायर ट्रॉफिक लेवल पे। और अगर बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स के लिए पर्टिकुलर अगर अपन जाना चाहें तो बर्ड्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बेटा बर्ड्स के अंदर बोले तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है। बर्ड्स के अंदर कैल्शियम, हमारे अंदर तो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे मैंने बोला कैंसर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है बेटा। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देगा। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया तो इनका एग सेल, जो एग अंडे देती है मुर्गी, एग सेल क्या हो जाएगा, मुर्गी है सॉरी, कोई भी बर्ड्स होगा, एग सेल बिकम थिन, एग सेल क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। जो व्हाइट वाला सेल देखते हो ना अंडे के ऊपर, वो थिन हो जाएगा। और प्री मैच्योर ब्रेकिंग ऑफ एग, प्री मैच्योर ब्रेकिंग ऑफ एग, तो बोले तो मैच्योर होने से पहले ही क्या हो जाएगा, एग ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और उस वजह से क्या हो रही है बेटा, बर्ड्स पॉपुलेशन कम होती जा रही है, बर्ड्स पॉपुलेशन डिक्रीज, धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्लियर है ना कि बर्ड की पॉपुलेशन का कम होने का रीजन एक बायोमैग्निफिकेशन या ये पॉल्यूशन भी होता है। क्लियर है? इसी के बेस पर जनरल नॉलेज तुम लोगों ने बेटा ये तुम्हारे लेवल की कहीं दूसरी बुक के अंदर पढ़ भी लिया होगा, एसएसटी वगैरह के अंदर या इंग्लिश वगैरह के अंदर, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि एक राशेल कार्सन नाम के साइंटिस्ट थे, और से राशेल कार्सन, क्या नाम सुना है? इन्होंने बेटा एक बुक लिखी थी, इन्होंने बुक लिखी बोले तो साइलेंट स्प्रिंग। क्या बुक लिखी बेटा? साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग का मतलब क्या हुआ है, साइलेंट स्प्रिंग जो बुक थी उसके अंदर जो उन्होंने कंसीडर किया, जो इन्होंने इस चीज़ के अंदर जो जोर दिया था, उस पर जोर दिया है, वो दिया बेटा पेस्टिसाइड पोल्यूशन पर। इस पर पेस्टिसाइड पोल्यूशन की वजह से बर्ड्स के नंबर कम हो गए हैं। और साइलेंट स्प्रिंग बोले तो स्प्रिंग सीजन के अंदर जो चिड़ियाएँ, जो बर्ड चहचहाती थी, अब उनकी आवाज़ सुनने को कम मिल रही है, तो बोला साइलेंट स्प्रिंग। और उसके बाद इंडिया के अंदर इसको बैन भी कर दिया गया, बट आज भी 2 नंबर के अंदर लोगों को मिलती है। और एवरेज इंडियन ह्यूमन के अंदर अगर अपन देखें, ह्यूमन के अंदर आज जो डीडीटी की कंसंट्रेशन है, डीडीटी की कंसंट्रेशन है वो 13 से 31 ppm पार्ट्स पर मिलियन इसकी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती, बोले प्रेजेंट है। क्योंकि हम भी तो यूज कर रहे हैं, एक्वेटिक फूड खा रहे हैं, हमारी फूड चेन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर भी एक्यूमुलेट होता जा रहा है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर रिमेंबर, एक बार जस्ट पढ़ लेना है। अगर मरकरी का एक्सेस एक्यूमुलेशन होता जाएगा बॉडी के अंदर, तो उससे जो डिजीज होती है बेटा, मीनामाटा डिजीज होती है। क्या होती है? मीनामाटा डिजीज। नाम का याद रखना, मीनामाटा जगह का नाम था सबसे पहले जहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया गया था। और इसके अंदर जो बच्चा होता है वो एनीमिक साइड होता है। एनीमिक का मतलब समझ गए ना, उस बच्चे के अंदर एनीमिया होता है, ब्लड की कमी होती है।
अगर बेटा कैडमियम की अगर देखें, कैडमियम के बायोमैग्निफिकेशन से डिजीज होती है वो होती है आउच आउच। कैसे होती है बेटा? आउच आउच। जैसे लड़कियां करती है ना, क्या करती है? अगर कुछ चोट लगी, चल रही है, धक्का भी लग गया तो क्या बोलेगी? आउच। वही है बेटा, आउच आउच डिजीज। इटाई इटाई, क्या भाई? इटाई इटाई डिजीज किससे होती है? कैडमियम के एक्यूमुलेशन से। इसके अंदर होता क्या है? आउच आउच की आवाज़ आती है बोले तो बोन सॉफ्टनिंग, बोन सॉफ्ट हो जाती है। ये जस्ट एग्जाम में कभी पूछ ले। मरकरी से कौन सी होती है? मीना माटा। कैडमियम से आउच आउच डिजीज होती है, बोन सॉफ्टनिंग, वो एनेमिक है। ये एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सी याद रखने के लिए। क्लियर है बेटा?